गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमारा लाप्लास का यूनिट जो था यूनिट नंबर 3 वो ख़त्म हो गया है। इस सेशन से हम नए यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। लेकिन बेसिकली हम उसमें वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस ही पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर। डिफरेंशिएशन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस है, इसलिए वही पढ़ेंगे। ठीक है। वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस यानी क्या, जो इंटीग्रल हम करते थे वही इंटीग्रल, लेकिन सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर जब इंटीग्रल करेंगे तो वो हो जाएगा वेक्टर इंटीग्रल। तो उसमें पहला आपका टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड कर्व्स यानी क्या, अगर कोई भी मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाऊँ, तो ये जो लाइन होगी ये होगा हमारा कर्व सी, इसको हम बोलते हैं कर्व सी। ये लाइन होती है हमारी कर्व, इसको बोलते हैं कर्व। तो ये लाइन कर्व है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी ग्राफ हो तो लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इक्वेशन से करते हैं, राइट। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इक्वेशन होते हैं या कोई पॉइंट होता है। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स वाई के कोई पॉइंट हो गए, इसके ऊपर से ही पूरा कर्व हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए और समथिंग, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी ना, वो कोई स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इक्वेशन। इसी तरह से सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन चाहिए, राइट। कोई भी इक्वेशन होगा तभी हम किसी कर्व को डिफाइन कर पाएंगे या ड्रॉ कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी कर्व्स होती है जिसका अगर हम इक्वेशन बनने जाए तो एक्स वाई से बनता है, लेकिन पर्टिकुलर वाई या एक्स कंपोनेंट जो है उसके ऊपर से उसका सिंगल बन नहीं सकता, सिर्फ सिंगल एक्स या सिंगल वाई लेके नहीं बना सकते। ऐसे बहुत सारे कर्व है जिसको ड्रॉ करने के लिए एक्स और वाई काफ़ी नहीं होते, तो उसका ऐसे कुछ कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए एक तीसरा पैरामीटर लेना पड़ता है। एक्स और वाई को किसी तीसरे पैरामीटर के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हमें उस कर्व को ड्रॉ कर पाए, उस कर्व का हमें इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है। तो उस तीसरे पैरामीटर के फॉर्म में लिखने को बोलते हैं पैरामीटराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू एफ ऑफ टी ले लिया, y इक्वल टू जी ऑफ टी ले लिया, z इक्वल टू एच ऑफ टी ले लिया। यानी कोई x कोई एफ ऑफ टी का फंक्शन है, तीसरा पैरामीटर t का फंक्शन है, वैसे ही y भी किसी की तीसरे पैरामीटर t का फंक्शन है, और z भी तीसरे पैरामीटर t का फंक्शन है। 3 डायमेंशनल में हो तो x y z आएंगे, 2 डायमेंशनल में हो तो सिर्फ x और y आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी वेक्टर हो तो कोई भी पॉइंट हो उसको कैसे एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी। ज़्यादातर केसेस में हम तीसरा पैरामीटर टी लेते हैं, आप चाहे कोई और भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। टी यानी अगर कोई टाइम लेना चाहूँ तो टाइम भी ले सकता हूँ मैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आपका कर्व है, तो हमारे ये जो एफ ऑफ टी है, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी है, यहाँ पे टी ले लो, टाइम। ठीक है। ये दो डायमेंशनल में है, इसलिए एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी आएगा। तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी क्या देंगे, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी हमें देंगे हर पॉइंट की वैल्यू टाइम टी पर। टाइम टी के ऊपर अलग अलग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग एक्स ऑफ वाई अलग अलग पॉइंट पे जो होंगे वो हमें एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी से मिल जाएंगे। समझ रहे हैं क्या होता है पैरामीटराइजेशन? कुछ नहीं किया, जैसा आपने कई सारे एग्जांपल ऐसे किए होंगे, पोलर फॉर्म वाले किए करते थे ना, पोलर फॉर्म वाले एक्स के पोलर फॉर्म वाले पैरा एग्जाम्पल करते थे, यानी एक्स इक्वल टू कोस थीटा लेके चलते थे, वाई इक्वल टू साइन थीटा लेके चलते थे, तो ये पोलर फॉर्म हो जाता था हमारे ग्राफ जो बनाते थे उसका। तो बस उसी तरह ये एक पैरामीटर एफ ऑफ टी लिया है थीटा की जगह, वहाँ पे पैरामीटर थीटा लेते थे, डिफरेंस इतना ही है। तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइजेशन। अगर कोई वेक्टर है आर टी,
तो उसको कोई वेक्टर आर है तो उसको हम डिफाइन करते हैं एक्स वाई जेड में। लेकिन पैरामीटराइजेशन में कैसे करेंगे, वेक्टर ले लेंगे आर टी, कोई वेक्टर ओ पी लाइन अगर मैं लूँ, वेक्टर ओ पी के लिए कोई कर्व ओ पी के लिए मैं अगर लूँ, कोई कर्व ओ पी के लिए मैं अगर लूँ, तो क्या हो जाएगा, हमारे आर टी जो होगा हो जाएगा एफ टी आई जी टी जे एस टी के, मतलब आई की डायरेक्शन में एफ टी, जे की डायरेक्शन में जी टी और के की डायरेक्शन में एच टी। हमारे पैरामीटर्स जो हमारे होंगे वो इस तरह से बढ़ रहे हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पे भी कहते हैं। ये सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहे जाते हैं। ये सारी डायरेक्शन में होता है ट्राइंगल में। देन सपोज सी इज अ कर्व पैरामीटराइज्ड बाय एक्स ऑफ एफ ऑफ टी वाई इक्वल टू जी ऑफ टी। टी की वैल्यू ए के बी, इंटरवल कोई भी लेंगे उसके बीच में ही टी की वैल्यू आएगी। देन इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ बी, एफ ऑफ बी एंड जी ऑफ बी कोई कर्व के पॉइंट हो गए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई ये कर्व है तो किसी भी हमारे जो फंक्शन एक्स एफ ऑफ टी है, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, तो एफ ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है तो ए के ऊपर एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू, यानी कि जब टी हमारा टी जो इस तरफ बढ़ता जाता है उसकी वैल्यू ए होगी, तो हमारे एक्स और वाई कार्टेशियन जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, जो हमारा कर्व का एक पॉइंट होगा। उसी तरह से टी की वैल्यू जब बी होगी, टी की वैल्यू जब बी होगी तब वो देगा एफ ऑफ बी एंड जी ऑफ बी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे एफ ऑफ बी जी ऑफ बी, यानी एंड पॉइंट होगा हमारा एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एंड स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि टी ले रहे हैं हम इंटरवल के बीच, ए और बी के इंटरवल के बीच। चलिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है कर्व के, वो समझ लेते हैं। सी इज अ स्मूथ कर्व इफ एफ डैश एंड जी डैश आर कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड नॉट साइमल्टेनियसली जीरो ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर कोई कर्व दे रखा है तो वो स्मूथ कर्व कहा जाता है। कब? जब हमारे पैरामीटराइजेशन वाले जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ जी एंड जी, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, तो एफ उसका अगर डेरिवेशन करें तो एफ डैश एंड जी डैश शुड बोथ बी कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी एंड नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। मतलब अगर एफ डैश जीरो है तो साथ में जी डैश जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों में से सिर्फ एक ही जीरो हो तब भी चलेगा। दोनों एक साथ जीरो हो गए तो ये स्मूथ कर्व नहीं होगा। सी इज अ पीस, दूसरा कैसे, सी इज अ पीस वाइज स्मूथ इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स। जो कर्व सी है, अगर इस तरह का कर्व सी दे रखा है वो पीस वाइज स्मूथ कहा जाता है जब वो फाइनाइट स्मूथ कर्व से बना हो। फाइनाइट स्मूथ कर्व से बना हो मतलब समझ लीजिए अगर फाइनाइट स्मूथ कर्व यहाँ पे दे रखा है C1, C2, C3, ये सारे फाइनाइट स्मूथ कर्व है और इनका यूनियन या C1, C2 यूनियन अगर कोई n फाइनाइट कर्व है, यानी C1 का एंड और C2 का स्टार्ट, C2 का स्टार्ट और C3 का एंड, इस तरह से अगर कोई कर्व बनता है फाइनाइट स्मूथ कर्व से तो वो हो जाता है पीस वाइज स्मूथ कर्व। ठीक है। C is a closed curve if A is equal to B, मतलब किसी भी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो वो हो जाता है क्लोज्ड कर्व। क्या हो जाता है? क्लोज्ड कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो वो हो जाता है क्लोज्ड कर्व। C is a simple closed curve। सिंपल कर्व क्या होता है पहले तो ये समझ लिए। सिंपल कर्व यानी क्या? अगर कर्व के दो पॉइंट अगर इंटरसेक्ट ना कर रहे हो तो यहाँ पे है, ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, इसको मल्टीपल कर्व बोलते हैं। तो सिंपल कर्व क्या होती है? जहाँ पे कोई भी पॉइंट एक दूसरे में इंटरेक्ट ना करे। कोई भी कर्व जिसमें एक दो पॉइंट अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो वो सिंपल कर्व होगी। यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब ये मल्टीपल कर्व होगी। समझ रहे? कोई भी, ये मैंने लिख लिया कर्व,
ये कर्व क्या मल्टीपल होगी, क्यों बहुत सारी जगहों पे इनके पॉइंट इंटरैक्ट हो रहे हैं, किसी भी बहुत सारी जगहों पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मल्टीपल कर्व हुई। और कोई जगह पे जब इंटरसेक्ट ना करे तो वो सिंपल कर्व कही जाता है, सिंपल कर्व उसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से सिर्फ एक पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे ही अगर इंटरसेक्ट करे कर्व तो वो हो जाती है सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसा कि मैंने बताया था, ये होगी सिर्फ क्लोज्ड कर्व को, क्लोज्ड कर्व सिर्फ से क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरैक्ट हो रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, दो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट होगी, दूसरे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। एन आर्क ऑफ अ कर्व इज अ पोर्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अगर कोई भी कर्व मैं ले लेता हूँ तो उसका आर्क होगा, अगर ये दो पॉइंट मैंने ले लिए टी एन वाई, तो ये जो इन दोनों के बीच वाला जो कर्व है ना, टी और वाई, दो किसी भी दो पॉइंट के बीच वाला जो कर्व होता है उसको आर्क बोलते हैं। किसी भी कर्व के दो पॉइंट के बीच वाला जो कर्व होता है ना उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए, टेंजेंट टू अ कर्व, टेंजेंट्स आर स्ट्रेट लाइन टचिंग अ कर्व। द टेंजेंट टू अ सिंपल कर्व सी पॉइंट Q of C as a Q approaches P along C। टेंजेंट यानी बेसिकली कुछ नहीं होता, अगर कोई कर्व मैंने ले लिया ये वाला, तो किसी भी एक पॉइंट से टच होकर निकलने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कर्व का टेंजेंट बोलते हैं। किसी भी एक पॉइंट से टच होने वाली लाइन को कर्व का टेंजेंट बोलते हैं। कर्व का टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, उसमें से ज़्यादा कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर डैश टी इज इक्वल टू डेल्टा टी लिमिट टेंस टू 0 1 अपॉन डेल्टा टी आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी डेल्टा टी। ये तो आपको पता ही है किसकी डेफिनेशन है, आर डैश टी यानी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। मतलब टी पर जब टी बढ़ता है तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा आर डैश टी होता है। टेंजेंट ऑफ अ कर्व कुछ इस तरह से होगा, ये होगा टेंजेंट ऑफ अ कर्व। जैसा कि मैंने बताया, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये लेंथ ऑफ अ कर्व। लेंथ ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। किसी भी कर्व की लेंथ क्या होती है वो फाइंड करेंगे। लेट सी बी द कर्व एंड एल बी द length of a curve, then L will be the limit of in lengths of broken n chords with larger and larger n। मतलब कि अगर मैं कोई कर्व ले लेता हूँ तो उसको n कोड में डिनोट कर, n कोड में पार्टीशन कर देता हूँ, उनका n कोड्स में पार्टीशन कर दूंगा, तो ये सारे कोड्स का अगर मैं एडिशन करूँगा तो मुझे कर्व की लेंथ मिल जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कर्व तो कहाँ से शुरू होता है? ए से शुरू होता है, बी के बीच में। बाकी सारी चीज़ें जो हम टी की डेफिनेशन लेते थे, आर टी जो वेक्टर फंक्शन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लेते थे, वो सारी चीज़ें सेम है। ये किस तरह से प्रोसेस होती है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। L इज इक्वल टू A टू B, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इंटीग्रेशन रूट ऑफ आर डैश स्क्वायर, आर डैश इंटू आर डैश यानी आर डैश स्क्वायर, आर डैश यानी डी आर बाई डी टी, जो हमें वेक्टर का फॉर्मूला दे रखा होगा कार्टेशियन के फॉर्म में, उसको डी टी के फॉर्म में अगर दे रखा हो, डी टी के पैरामीटर में दे रखा हो तो डी आर बाई डी टी। हमारा लेंथ का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है, हमारा लेंथ का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई डी टी बाई का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला के ऊपर से हम सारे लेंथ के किसी भी कर्व के लेंथ फाइंड करने के एग्जांपल करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन भी होगा। ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब, जैसे मैंने आपको बताया कि x
की वैल्यू एफ ऑफ टी के फॉर्म में दे रखी हो, यानी टी पैरामीटर के फॉर्म में एक्स की वैल्यू दे रखी हो और वाई की वैल्यू भी दे रखी हो टी के फॉर्म में, टी पैरामीटर के फॉर्म में दे रखी हो कोई भी फंक्शन के साथ, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर क्या रहे हैं, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी कर ले। अगर t के फॉर्मूला में ही नहीं दे रखा तो t से उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी के फॉर्म में एक्स और वाई की, यानी थर्ड पैरामीटर कोई भी, टी लेना ज़रूरी नहीं, कोई भी थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर की, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर किसी भी फॉर्म में नहीं दे रखा, सीधा एक्स और वाई का ही इक्वेशन दे रखा है, एक्स और वाई का ही इक्वेशन दे रखा है, तब क्या करेंगे, एक्स और वाई का इक्वेशन दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, ए टू बी रूट ऑफ 1 प्लस ये जो dy बाई डी टी था ना, dy बाई डी टी की जगह पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आ जाएगा उसका स्क्वायर, और यहाँ पे dt की जगह पे आ जाएगा dx। इस फॉर्मूला में से भी समझ सकते हो, अगर वेरिएबल ही हम जो dt ले रहे हैं उसकी जगह पे dx ले लो तो ये dx बाई dt क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। तो सीधा ये फॉर्मूला मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन a टू b रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इसका इस्तेमाल आगे करेंगे, इसलिए आपको सिर्फ याद रखने के लिए समझा रहा हूँ, आगे फिर एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला मिल गया है, किसी भी कर्व की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला आपको दिया गया है, क्या है, dx बाई रूट इंटीग्रेशन a टू b, इंटीग्रेशन a टू b dx बाई रूट ऑफ dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर dt, ठीक है। चलिए उसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सेम वही फॉर्मूला होगा। क्यों, लेंथ ऑफ कर्व होता है हमारा जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से, ठीक है। तो उसके बीच का कोई भी छोटा सा कर्व लो जिसको हम आर्क बोलते हैं, तो चेंज क्या होगा, सिर्फ हमारी लिमिट चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी, ए और बी टी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी। क्योंकि पहले भी कर्व में क्या लेते थे, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट लेते थे, लेकिन आर्क में क्या लेंगे, कोई भी दो पॉइंट के बीच का। तो यहाँ पे लिमिट सिर्फ चेंज होगी, बाकी फॉर्मूला आर्क के लिए भी सेम ही रहेगा। अभी सारी आर्क अगर फाइंड कर लो, ए से यहाँ पे अगर बी, यहाँ पे अगर सी ले लो, यहाँ पे अगर डी ले लो, ठीक है। तो ए से सी का लेंथ फाइंड कर ली, सी से डी का लेंथ फाइंड कर लो, और डी से बी का लेंथ फाइंड कर लो। तो इनका एडिशन करूंगा तो वापस मुझे ए से बी की लेंथ मिल जाएगी, मतलब आर्क का एडिशन करने से वापस कर्व का लेंथ तो मिलेगा ही, ठीक है। चलिए एग्जांपल करते हैं। अ ग्लाइडर इज अ सोरिंग अपवर्ड अलोंग विथ आर टी कोस टी आई प्लस साइन टी जे टी के। आर टी हमें दे रखा है कोस टी आई, साइन टी, टी की यानी एक्स की वैल्यू हो गई कोस टी, वाई की वैल्यू हो गई एक्स की वैल्यू हो गई कोस टी, वाई की वैल्यू हो गई साइन टी, और जेड की वैल्यू हो गई टी, ठीक है। डायरेक्शन है वहाँ पे आई जे और के ऊपर एक्स वाई जेड ही होता है, हमें पता है। हाउ लॉन्ग इज द ग्लाइडर्स पाथ फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 पाई। टी की वैल्यू भी दे दी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी दे दिया है, और हाउ लॉन्ग पाथ बोला है उसका पाथ कितना लंबा है ऐसा बोला है। तो उसका पाथ यानी क्या, कर्व की लेंथ ही होगी ना। कर्व का पाथ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में कर्व बढ़ता है वो उसका कर्व का पाथ होता है। तो उस पाथ की लॉन्ग कितना होगा, कर्व के जितना ही लॉन्ग होगा, मतलब कर्व की लेंथ फाइंड करनी है। तो कर्व की लेंथ फाइंड करने का तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे 3 पैरामीटर है, एक्स वाई जेड है, तो मतलब 3 पैरामीटर आएंगे यहाँ पे। अगर 2
यहाँ पे 3 डायमेंशनल में है ना, स्काई में सोरिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ उड़ रहा है ग्लाइडर, तो 3 डायमेंशनल में, इसलिए 3 पैरामीटर आए, z भी आए, तीनों के वैल्यू रख दी। डी एक्स कोस टी था, x की इक्वल टू कोस टी था तो dx बाई डी टी आ गया माइनस साइन टी, y इज इक्वल टू साइन टी था तो dy बाई डी टी आ गया कोस टी, और z इक्वल टू टी था तो dy बाई डी टी आ गया 1। 0 से 2 पाई माइनस साइन टी का होल स्क्वायर कोस टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हमारे फिर इक्वेशन जो था फॉर्मूला उसमें वैल्यूज़ रख दी। टी की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 पाई, मतलब ए की वी की वैल्यू हो गई 0 से 2 पाई। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, माइनस है मतलब स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर टी हो जाएगा 1 का 1, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी होता है 1, तो 1 प्लस 1, 0 से ये हो गया √2, 0 से 2 पाई का अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो टी की वैल्यू किस में लेनी है, लिमिट 2 पाई टू 0, टी की जगह पे 2 पाई रखूँगा तो आ गया लेंथ ऑफ कर्व आ गया हमारा 2 पाई √2। इसी तरह से फाइंड द होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड x की 2/3 पावर प्लस y की 2/3 पावर इक्वल टू a की 2/3 पावर। एस्ट्रॉइड कुछ इस तरह का होता है, एस्ट्रॉइड कुछ इस तरह का बनता है। एस्ट्रॉइड इस तरह के अगर कोई आपका कर्व बन रहा है तो उसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पॉइंट है a0 से 0a, 0a टू माइनस a टू a0 से माइनस a। ये सारे कर्व की लेंथ सेम होगी, मतलब किसी भी एक का फाइंड लेंथ कर लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स कर दो तो पूरा का मिल जाएगा, राइट। तो वही करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी पैरामीटर के फॉर्म में नहीं दे रखा है, सीधा x और y का इक्वेशन दे रखा है, सीधा x और y के इक्वेशन में दे रखा है, कोई पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दे रखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पैरामीट्रिक ना दे रखा हो तो हमारा अलग फॉर्मूला है, क्या, इंटीग्रेशन a टू b रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू dx। तो वही करेंगे। x की देखिए एस्ट्रॉइड है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 से a के बीच में ही होगी, x और y की वैल्यू 0 से a के बीच में ही होती है ना, मतलब जो हमारा लिमिट लेंगे वो किस पे लेंगे, 0 से a के बीच में, जो हमारी इंटीग्रेशन लेंगे वो 0 से a तक ही होगी ना, या यहाँ पे a से 0 लूँ या माइनस लूँ, लेकिन लेंथ तो हमेशा प्लस में ही होती है, इसलिए डजंट मेक डिफरेंस, 0 से a इंटीग्रेशन में लेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी टी करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लाना है तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को x से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dx बाई इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का तो आ जाएगा 2/3, x टू 1 माइनस 2/3 आ गया, y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2/3, y की 1 माइनस 1/3, y का dy बाई डी एक्स, ये तो हमारा कांस्टेंट है इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस y बाई एक्स रेस टू 1/3। फिर जैसा कि मैंने बताया था 4 टाइम्स करना पड़ेगा, l इक्वल टू 4s, 4 0 टू a रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dx हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख दिया। t की वैल्यू ले रहे थे 0 से a के बीच, क्यों, आर्क के लिए जो हम लेते हैं 2 पॉइंट के बीच वही ली, 0 से a के बीच सबकी वैल्यू सेम, मतलब 4 टाइम्स करूँगा तो हमारा पूरा लेंथ मिल जाएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में 4 लिखा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई थी माइनस y बाई एक्स की 1/3 वो लिख दी, माइनस 1 बाई एक्स वाई बाई एक्स है, माइनस वाई बाई एक्स है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब माइनस का प्लस ही होने वाला है, लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे x की 2/3, x की 2/3, नीचे x की 2/3, एलसीएम लेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आएगा। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है इज इक्वल टू a की 2/3 पावर, तो इसकी जगह पे ले गया a की 2/3 पावर, डिनोमिनेटर में x की 2/3 पावर तो था ही, तो होल का 2/3 पावर कर लिया, स्क्वायर है, होल का वर्ग रूट है, स्क्वायर रूट है, मतलब 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1/3 पावर। इसका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो 4 की a 1/3 पावर बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 से x का इंटीग्रेशन होगा x के माइनस 1/3 पावर। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी डिसऑर्ट हो गई है, अच्छी तरह से स्कैन नहीं हुआ है। 4a 1/3 3/2 होगा, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे dx के फॉर्म में, क्या आएगा, 1 पावर ऐड होगी, नई पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगी, तो नई पावर आ गई 2/3,
3/2 मल्टीप्लिकेशन में हो गया 3/2, सॉरी नई पावर आएगी डिनोमिनेटर में, तो 2/3 का हो गया 3/2, x 2/3, 0 से वैल्यू लिख दी, लिमिट आ गया हमारा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 × 3 × a, लेंथ हो गई हमारी 6a। इसी तरह से आपको वापस पैरामीट्रिक यहाँ पे फॉर्म में दे रखा है, लेकिन t नहीं दे रखा, पैरामीटर्स हमें थीटा दे रखे हैं, इस बार पैरामीटर्स हमें थीटा दे रखे हैं, तो सिंपल वही थीटा वाला फॉर्मूला, t वाला जो फॉर्मूला था उसमें t की जगह पे थीटा रख देंगे। मैंने बताया था ना कि पैरामीटर कोई भी हो सकता है, तो x = दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा, y = दे रखा है a 1 - cos थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है -π से +π, -π और π के बीच में थीटा की वैल्यू दे रखी है। हमें लेंथ फाइंड करनी है, इस कर्व की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, √dx/dθ का होल स्क्वायर प्लस dy/dθ का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा होगा ना, t की जगह पे थीटा लेना है इसलिए, तो dx/dθ फाइंड करना पड़ेगा। तो dx/dθ करूँगा तो a थीटा का होगा 1, साइन थीटा का होगा cos थीटा, dy/dθ करूँगा तो a मल्टीप्लिकेशन में वैसे का वैसे ही 1 का होगा 0, माइनस cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो dy/dt आ गया a साइन थीटा। यहाँ पे लिमिट हमें -π से π भी ले सकते हैं, और -π से π दे रखी है थीटा की, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लेनी पड़ेगी, लिमिट -π से π, लेकिन अगर 0 से π लेके चलो और मल्टीप्लिकेशन में 2 कर दो तो भी चलेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट का ये फॉर्मूला है, इसलिए 2 × 0 to π लेके चलता हूँ। अगर चाहे तो आप -π से π लेकर भी चल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो 2 × 0 to π ले लिया लिमिट हमने, dx/dθ की होल स्क्वायर लिख दिया, dy/dθ का होल स्क्वायर लिख दिया, इसका a मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, अंदर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो a² मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया a² cos² थीटा प्लस a² 2a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा d थीटा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2a² प्लस 2a² cos² थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos² थीटा प्लस sin² थीटा है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होगा 1 होगा, तो बचेगा सिर्फ a² थीटा प्लस a² बचेगा, तो a² प्लस a² आ जाएगा 2a² थीटा। यहाँ पे 2a² थीटा वैसे का वैसा ही, 2a² cos थीटा वैसे का वैसा ही। दोनों में से 2a कॉमन निकालूंगा, 2a² कॉमन निकालूंगा तो बाहर निकलेगा, आ जाएगा √2 और a² का हो जाएगा सिर्फ a। अंदर बचेगा क्या 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 × cos² थीटा/2। 1 + cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 × cos² थीटा/2। तो रूट करूंगा तो उसका आ जाएगा √2 cos² थीटा/2 का हो जाएगा cos थीटा/2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसलिए √2 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 4, a वैसे का वैसे ही 0 to π cos थीटा/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा sin थीटा/2 × 2 π/0 0 लिमिट π to 0 लगा दी, तो sin/2 × -sin 0, sin π/2 की वैल्यू होगी 1, sin 0 की होती है 0, मतलब 8 × a। तो आ गया हमारा आंसर आ गया, लेंथ ऑफ कर्व आ गई 8a। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं सारे लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। बाकी एग्जांपल इस तरह से हम 2-3 एग्जांपल जिसमें करें, आपको अलग अलग पैरामीटर के भी करा दिए, 2 अलग अलग फॉर्मूलाज है, ठीक है। 2 अलग अलग फॉर्मूलाज कब यूज़ करने हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट टाइम।